हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं अपना सेट 2013 के शॉर्ट क्वेश्चंस। और ये जो हमारी लगातार वीडियो बनती जा रही है, ये हमारी वीडियो बनती जा रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चंस की। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें मार्कोनिकोव नियम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन 1 आया हुआ है 2013 के साइड में, ये हमारा आया हुआ है मार्कोनिकोव का नियम। अब इनका नियम क्या था? इनका नियम ये था कि जब भी हम किसी एल्कीन की अभिक्रिया करा देंगे, ठीक है, जिसके बीच में क्या होगा, C डबल बॉन्ड C, अगर हम किसी एल्कीन की अभिक्रिया करा देंगे किसी भी हैलोजन अम्ल से, तो जो हैलोजन अम्ल का अधिक ऋणात्मक भाग होगा वो उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास में हाइड्रोजन परमाणुओं की कमी होगी। जिसके पास में अधिक होंगे उससे नहीं जुड़ेगा, जिसके पास में कम होंगे उससे जुड़ेगा। चलिए देखिए, ये इसका हमारे पास में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसके इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। जो हमें ये वाला एग्जाम्पल यहाँ इसका मिला हुआ है, यहाँ में क्या दिया हुआ था? ये दिया हुआ था CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो डबल बॉन्ड किस किस के बीच में है? CH और CH2 के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, और हाइड्रोजन किसके पास में कम है? हाइड्रोजन ध्यान से देखेंगे आप तो CH के पास में कम है और CH2 के पास में अधिक है। तो अभी हमने नियम में क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा है कि जो ऋणात्मक भाग होगा, ठीक है, जो ऋणात्मक भाग होगा वो उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास में हाइड्रोजन की कमी होगी। तो किससे जुड़ेगा? इससे जुड़ेगा। ठीक है, न कि इससे। अभी हमने HBr की रिएक्शन करा रखी है, तो H पे क्या आ जाएगा? प्लस, और Br पे क्या आ जाएगा? माइनस। तो जो Br हमारा जुड़ेगा वो Br हमारा किससे जुड़ेगा? CH से जुड़ेगा, न कि CH2 से। यही क्या है? मार्कोनिकोव का नियम है। ठीक है, इसमें हमने लिखा भी है कि असममित एल्कीनों की हैलोजन अम्लों से योग क्रिया पेरोक्साइड अभिकर्मक या ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराने पर, मार्कोनिकोव के नियम में इनकी उपस्थिति नहीं लेंगे। ये लिखा हुआ ना कि उपस्थिति में कराने पर इनकी किसी की भी उपस्थिति नहीं लेंगे। ठीक है, ये लिखा जाएगा कि असममित एल्कीनों की हैलोजन अम्लों के साथ क्रिया कराने पर हैलोजन का ऋणात्मक भाग द्विबंध से जुड़े उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की कमी होती है। ठीक है, क्रिया ये लिखा हुआ ना यहाँ पे, पेरोक्साइड अभिकर्मक या ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराने पर। ठीक है, इनकी उपस्थिति नहीं लेंगे, सीधा ही लिखा जाएगा से योग क्रिया कराने पर हैलोजन अम्लों का ऋणात्मक भाग द्विबंध से जुड़े उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु कमी होती है। इस नियम को मार्कोनिकोव के नियम के नाम से जाना जाता है। जैसे हमने यहाँ एक एग्जाम्पल भी इसका लिया हुआ है और यहाँ एरो के ऊपर कुछ भी आया हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए मैं अब 1 मिनट आपको इस क्रिया की विधि भी समझा देता हूँ। जो हमें यहाँ इसका ये फर्स्ट स्टेप समझाया हुआ है, जो फर्स्ट स्टेप हमें इसका दिखाई दे रहा है, इसमें हमारे पास में कुछ इस टाइप से लिखा हुआ था CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस टाइप से। तो ये जो डबल बॉन्ड होगा, इस डबल बॉन्ड का स्थानांतरण किस पे हो जाएगा? CH2 पे हो जाएगा। ठीक है, बाहर की ओर होगा। तो यहाँ इस कारणवश इस C पे क्या आ जाएगा? प्लस। ये पहले वाला C था, इस पे क्या आ जाएगा? प्लस। और इस CH2 पे यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। तो माइनस से कौन जुड़ेगा? जिस पे प्लस होगा। प्लस से कौन जुड़ेगा? जिस पे माइनस होगा। देखिए, जो दूसरा वाला स्टेप था हमने इसमें देखा कि सबसे पहले जिसके पास में जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा था उसने अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किसे दे दिया? H को। और क्या बना लिया यहाँ? CH3। और CH पे, यहाँ C पे क्या आ जाएगा? प्लस। ये जो C लिखा हुआ है प्लस, ये किस पे है? C पे लिखा हुआ है। ये हमारे पास में आइसोप्रोपिल कार्बन धन है। ठीक है, और अब जो थर्ड नंबर पर जो हमारा बचा हुआ है, वो थर्ड नंबर पर हमारा कौन बचा हुआ है? Br माइनस बचा हुआ है। तो Br माइनस क्या काम करेगा? वो अपने एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किसे देगा? CH प्लस को देगा और क्या बना लेगा? CH_Br। इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो किस टाइप का है और उसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में है, बंद ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। बंद ऊर्जा का मान हमसे पूछ रखा है। अब देखिएगा, बंद ऊर्जा क्या होती है। जब हमारे पास में किसी का कोई भी बंद बना हुआ है किसी के बीच में, तो उस बंद को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही हमारी क्या कहलाएगी? बंद ऊर्जा। ठीक है, किसी बंद को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही क्या कहलाएगी? हमारी बंद ऊर्जा। अब हमने जिसकी डेफिनेशन दे रखी है, किसके लिए दे रखी है? 1 मोल के लिए दे रखी है कि किसी यौगिक के 1 मोल में जितने भी बंद होंगे उन सबको तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे हम क्या बोल देंगे? बंद ऊर्जा। ठीक है, देखिए डेफिनेशन भी इसी प्रकार से दे रखी है। किसी यौगिक के 1 मोल में उपस्थित बंद को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा के मान को बंद ऊर्जा कहते हैं। प्रत्येक कार्बन को तोड़ने के लिए, ठीक है, प्रत्येक बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा की एक निश्चित माप होती है। कुछ बंधों की ऊर्जाओं की माप निम्नलिखित है, जैसे कि कार्बन और नाइट्रोजन का जो द्विबंध होता है उसे तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है?
कितनी 73 किलो कैलोरी। कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड होता है उसे तोड़ने के लिए चाहिए 83 किलो कैलोरी। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के लिए चाहिए 93 किलो कैलोरी। कार्बन ऑक्सीजन के लिए कितना चाहिए 86 किलो कैलोरी। कार्बन हाइड्रोजन के लिए 99 किलो कैलोरी और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए 199 किलो कैलोरी। ठीक है, पर मोल की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा को कुछ प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, जैसे कि होती है विद्युत ऋणात्मकता। जिन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जितना अधिक होता है, यौगिक में आयनिक लक्षण उतना ही अधिक होता है। ठीक है, और आयनिक लक्षण जितना अधिक होगा, परमाणु दोनों के दोनों परमाणु एक दूसरे से उतने ही मजबूती के साथ बंधे हुए रहेंगे और उन्हें तोड़ने के लिए उतनी भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। जितनी ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी उतनी ही ज़्यादा क्या आ जाएगी उसकी बंध ऊर्जा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा जो था वो हमारा क्या था, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर विद्युत ऋणात्मकता का अंतर दोनों परमाणुओं की का अधिक है, या दूसरे तरीके से समझ लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये हमने लिखा हुआ है H+ और यहाँ इससे जुड़ा हुआ है Cl-, H डेल्टा प्लस और Cl डेल्टा माइनस। दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता का मान यहाँ काफ़ी अधिक है। तो जब हम इस बॉन्ड को तोड़ना चाहेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक आए हुए हैं, या NaCl को तोड़ना चाहेंगे या KCl को तोड़ना चाहेंगे, तो इनमें तो आयनिक बंध ही बना हुआ है विशुद्ध रूप से दोनों के दोनों में। मगर ये जो हमारे पास में HCl है, इसमें भी कुछ हद तक क्या बना हुआ है, आयनिक बंध के लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं। आयनिक बंध नहीं है, सहसंयोजी बंध ही है, मगर ऐसे बंध को तोड़ने के लिए भी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता हमें होगी, और इसमें तो चाहिए ही चाहिए। ये जो हमें NaCl या KCl, क्यों, क्योंकि इसमें बना हुआ जो बंध है वो कैसा है, आयनिक बंध है। अब दूसरा नंबर पे देखिए, दूसरे नंबर पे हमारे पास में है बंध की लंबाई। अब समझिएगा आप, बंध की लंबाई में जितनी लंबी करता चला जाऊंगा आपको भी दिख रहा होगा, बंध की लंबाई जितनी अधिक होगी बंध उतनी ही आसानी से टूट जाएगा, और बंध की लंबाई जितनी कम होगी उसे तोड़ने के लिए उतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी बंध ऊर्जा का मान उतना ही अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो बंध जितना छोटा होगा उसकी ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी और वो उतना ही प्रबल होगा। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमें इसमें थर्ड पॉइंट हमें पढ़ाया हुआ है बंधों का क्रम। ठीक है, तो तिरबंध की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। क्यों, क्योंकि तिरबंध में क्या होता है, एक सिग्मा बंध होता है और 2 पाई बंध होते हैं। उसके बाद में जो ऊर्जा कम होती है वो द्विबंध की होती है। क्यों, क्योंकि द्विबंध में एक सिग्मा और एक पाई होता है, और जो सबसे कम ऊर्जा होती है वो किसकी होती है, एकल बंध की ऊर्जा होती है। क्यों, क्योंकि एकल बंध में केवल एक सिग्मा बंध होता है। ठीक है, इसे आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। हमने कभी ये पढ़ा होगा, हमें बहुत कई बार पढ़ाया गया है, सब टीचर बताते हैं, मैं भी आपको ये बताऊंगा कि जो सिग्मा बंध होता है वो सबसे मजबूत बंध होता है, जबकि जो पाई बंध होता है वो कमजोर होता है। मगर ध्यान से देखिएगा, यहाँ अकेला केवल और केवल सिग्मा बंध रह जाएगा जब हम एकल बंध की बात करेंगे, और जब हम यहाँ द्विबंध की बात करेंगे तो द्विबंध में एक सिग्मा तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ में एक पाई बंध भी होगा। जब इसकी बात करेंगे तिरबंध की, तो एक सिग्मा होगा और उसके साथ साथ में 2 पाई बंध होंगे। ठीक है, तो यहाँ बंधों की संख्या बढ़ती जा रही है, भले ही थोड़ी बहुत ऊर्जा निकलेगी, मगर निकलेगी तो अतिरिक्त ऊर्जा ही। जब अतिरिक्त ऊर्जा निकलेगी तो अतिरिक्त ऊर्जा निकलने के बाद में क्या होगा, जो बंध है बंध की ऊर्जा का मान अधिक हो जाएगा। और लास्ट की जो हमारी सबसे लास्ट की कंडीशन है वो है हमारा संकरण। तो संकरण जितना कम होगा, जैसे कि sp संकरण है तो उसकी ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। अगर sp2 संकरण है और कम होगी, sp3 है तो सबसे ही कम होगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास में जो आया हुआ है, वह हमारे पास में अगला क्वेश्चन BHC का। ठीक है, BHC मतलब बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ये वाला फॉर्मूला हमारे पास में है, इसमें C6H6Cl6। अब हमें ये बनेगी कैसे, किस टाइप से हमने ये बना रखी है, तो ये हमने कुछ इस टाइप से बनाई हुई थी। हमने एक बेंजीन ली थी इसमें, ठीक है, यहाँ हमने एक बेंजीन ली, और बेंजीन में एक अंतर से डबल बॉन्ड होते हैं, एक का अंतर देंगे और डबल बॉन्ड लगा लेंगे। जब हमने इसकी रिएक्शन किससे करा दी थी, 3Cl2 से, और 3Cl2 से ये रिएक्शन हमने कराई सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या होगा, ये इसकी जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड इसका हट जाएगा, और पड़ती है कि इसकी जो एक ही कूट होगी उस पर क्या बन जाएगा, Cl। एक Cl यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ भी जुड़ जाएगा, यहाँ भी जुड़ जाएगा, यहाँ भी जुड़ जाएगा और यहाँ भी जुड़ जाएगा, इसमें इसी टाइप से। तो इसके जो 6 के 6 खूंट है उन पर कौन जुड़ जाएंगे, Cl जुड़ जाएंगे, और इस प्रकार से क्या बन जाएगा, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। अब देखिए इसके भौतिक गुण क्या होते हैं। यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टल ये ठोस पदार्थ होता है, और इसका जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 231 डिग्री सेल्सियस। इसके और गुण देखिए, जैसे कि यह जल में कैसा होता है, अघुलनशील मान लीजिए, लगभग नगण्य विलय होता है, जबकि जो कार्बनिक विलायक होते हैं उनमें क्या होता है, अधिक घुलनशील। ठीक है, अर्थात विलय होता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है फसलों में कीटनाशक के रूप में। ठीक है, फसलों में जो कीटनाशक के रूप में किया जाता है, फसलों में जो कीट लग जाते हैं, जो कीट पतंगे लग जाते हैं,
जो फसलों को खा जाते हैं, ठीक है, उन्हें मारने के लिए पहले कभी किया जाता था। BHC का प्रयोग अब नहीं करते हैं, ठीक है, BHC का प्रयोग अब नहीं करते हैं, ठीक है, BHC मतलब गैमक्सिन शायद। दूसरा पॉइंट है इसका उपयोग गेहूं में फफूंदी रोग को नियंत्रित करने में भी किया जाता है। गेहूं में फफूंदी रोग लग जाता है, जिसमें जो गेहूं की बाल होती है वे कैसी हो जाती है, लगभग शायद वाइट से कलर की हो जाती है उसमें थोड़ा बहुत, तो उस रोग को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, BHC का। दुष्प्रभाव देखिए, यह विषैला होता है और बहुत अधिक समय तक धरा में अर्थात भूमि में बना रहता है। ये जिस स्थान पर बना रहता है उससे धीरे धीरे स्तनधारियों में भी पहुंच जाएगा। मान लो पेड़ पौधे के पास रहा तो उसके फसल के रूप में हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यह स्तनधारियों के शरीर में पहुंचकर अल्सर, थायराइड और हड्डियों को कमजोर करने का और बालों को झड़ने को जन्म देता है, ठीक है। जलीय जीवों के लिए बहुत जहरीला होता है और दीर्घकालिक प्रभाव डालता है, अर्थात इनमें जो इसके प्रभाव होते हैं वे बहुत ही लंबे समय तक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, विवरण समावयवी पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। डायस्ट्यूमर्स में 2 असमित कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब में नहीं होते हैं। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा प्रकाशिक समावयवता के बारे में समझिए कि प्रकाशिक समावयवता क्या होती है और क्या नहीं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। मैं अब आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले जो प्रकाशिक समावयवता में जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। जब हमारे पास में कोई साधारण प्रकाश है, ठीक है, ये मैं आपको कोई साधारण प्रकाश दिखा रहा हूँ। जब हम कोई सी साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारते हैं, ये हमारे पास में निकोल प्रिज्म है, जब हम साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारते हैं तो जो प्रकाश है वो अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। या मैं आपको दूसरे तरीके से कहूँगा कि जब हम इसे समतल प्रकाश को या साधारण प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारते हैं तो ये केवल 2 तल में ही कंपन करता है, या तो ऊपर या फिर नीचे, ठीक है। या तो इसका कंपन कैसा होगा, ऊपर होगा, या फिर इसका कंपन कैसा होगा, नीचे होगा, ठीक है। इस टाइप से ये हो जाएगा, ये वाला। सारे के सारे में इसी टाइप से होगा ये। और इसके बाद में क्या होगा, अगर हम इसके मार्ग में कोई पदार्थ रख देंगे जिन्हें हम ध्रुवित पदार्थ कहते हैं या घूर्णक पदार्थ कहते हैं, तो वे क्या काम करेंगे, इस प्रकाश के मार्ग को या तो घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देंगे इस टाइप से, या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमा देंगे इस टाइप से, ठीक है। किसी एक टाइप से भी इसे प्रकाश को घुमा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या लाएंगे, प्रकाश घूर्णक जो पदार्थों को घुमा रहे हैं। अब हम बात करते हैं डायस्टीरियोमर्स, जो हमने लिखा हुआ है यहाँ डायस्टीरियोमर। ये डायस्टीरियोमर भी यही होते हैं जो हमने पढ़े हैं अभी, पदार्थ जो प्रकाश के मार्ग को घुमा देते हैं, ठीक है। मगर डायस्टीरियोमर्स जो होते हैं एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप नहीं होते हैं। हमने पहले पढ़ा था ये दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप होते हैं, मगर ठीक है एक दूसरे के प्रतिबिंब नहीं होते हैं, प्रतिबिंब रूप नहीं होते हैं। और किसी स्टीरियोमर्स का यह पता लगाना भी कठिन होता है कि वह डायस्टीरियोमर्स है या नहीं, ठीक है। स्टीरियोमर्स प्रकाशिक समावयवी, और फिर उसका हमें ये पता लगाना होता है कि वो डायस्टीरियोमर्स है या नहीं। अब डायस्टीरियोमर्स में क्या होता है, ये प्रकाश के तल को जितना एक घुमाता है और दूसरा भी क्या काम करता है उतना ही प्रकाश के तल को घुमा देता है लगभग। अब देखिए हमने इसकी थ्योरी में लिखा हुआ है कि उपरोक्त चित्र में प्रदर्शित डी इरिथ्रोस तथा डी थ्रोस और एल इरिथ्रोस तथा एल थ्रोस दोनों डायस्टीरियोमर्स हैं। जब सभी चिरल केंद्रों को एक साथ बदल दिया जाता है तो 2 एंटीओमर प्राप्त होते हैं जो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप होते हैं, परंतु एक बार में केवल एक चिरल केंद्र को बदलने पर डायस्टीरियोमर्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब आप इसका किसी एक को देख लीजिए ध्यान से। हमने ये देखिए, हमने इसका जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है ये ले रखा था, ठीक है, ईथेरोस का। ईथेरोस में हमारे पास में जो इसमें जो कायरल या चिरल कार्बन परमाणु हैं वे होते हैं जिसमें उसकी प्रत्येक संयोजकता, ठीक है, अलग परमाणु द्वारा संतुष्ट होती है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो चिरल परमाणु की अगर हम बात करेंगे जो अलग परमाणुओं द्वारा संतुष्ट है तो वो ये हमारे पास में ये आ जाएगा, ठीक है। इसकी एक संयोजकता किसके द्वारा है, H के द्वारा, दूसरी किसके द्वारा है, OH के द्वारा, तीसरी किसके द्वारा है, ठीक है, H के द्वारा, OH के द्वारा, और जो तीसरी है वो किसके द्वारा है, CH2OH के द्वारा, और जो चौथी इसकी संयोजकता हमने C के द्वारा दिखा रखी है। अब इसकी बात करेंगे तो इसकी एक संयोजकता इन दोनों के मिक्स के बराबर है, एक इसके और एक इसके बराबर है, ठीक है। इस टाइप से इनकी संयोजकता हम दिखाएंगे किस टाइप से इन्होंने बना रखा है। तो ये जो हमारी ये इस प्रकार के कार्बन होंगे जिनकी चारों की चारों संयोजकताएं अलग अलग कार्बन द्वारा संतुष्ट होती हैं, वे हमारे कहलाते हैं चिरल। अगर हम इसके मान बदल दें, ठीक है, केवल इस वाले को,
तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका एंटियोमर्स। अब हमने यहाँ यही काम करा है, देखिए ऊपर का सेम है सेम है सेम है, और हमने इसका मान बदल दिया, H का OH और OH का H इस टाइप से, तो हमें इसका क्या प्राप्त हो गया है, एल ग्रुप। वही काम हमने इसमें भी करा है, इसमें भी ये वाला था, ये इसमें डी थ्रोस में ये वाला हमने चेंज कर दिया, तो चेंज करने पे ये वाला बन जाएगा हमें एल थ्रोस। ठीक है, इसके बाद में हमने इरिथ्रोस डाइस्टियोमर्स भी दिखाए हैं। ये हमने लिया था यहाँ CO का वोल्टवाइज H लिखा हुआ है, इसका मतलब COOH है, ये CH3COOH COOH CH3COOH इस टाइप से है ये। अब अगर हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ जहाँ आपको कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ बीचों बीच क्या है, C है, यहाँ भी C है, यहाँ भी C है, यहाँ भी C है और यहाँ भी C है। अब अगर आप इन्हें भी ध्यान से देखेंगे तो इनमें भी जो प्रत्येक कार्बन है वो अलग अलग परमाणु से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए CH2OH COOH से, OH से, H से, इस सारे से इसकी बात करेंगे तो इस सारे से एक साथ में ये अलग अलग, मगर दोनों के दोनों कैसे हैं, एक दूसरे की कंडीशन में है, बिल्कुल एकदम सेम। ऊपरले में और निचले में क्या अंतर है थोड़ा सा, यहाँ CH3 है और यहाँ क्या है COOH इस टाइप से। तो इसके निचले हिस्से को हम बदल देंगे। ठीक है, बदलने के साथ ही हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जब हम बदल देंगे तो CH3 कहाँ चला जाएगा, इसका पार्ट्स ऊपर चला जाएगा और COOH कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक है और हमें इसका क्या प्राप्त हो जाएगा, इरिथ्रोस डाइस्टियोमर्स का एक डी रूप दूसरा एल रूप। दूसरा हमारे पास में है थ्रियोस डाइस्टियोमर्स, एक इसका डी रूप दूसरा एल रूप प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से COOH और COOH ही रहेगा, मगर यहाँ इस टाइप से हमने दोनों को एक्सचेंज कर दिया, एक साइड में OH दूसरी साइड में H, एक साइड में OH दूसरी साइड में H। ठीक है, जब इन्हें देखेंगे हम तो ये हमें एक रूप से दिखाई दे रहे हैं, ये लगभग एक दूसरे के कैसे हैं, प्रतिबिंब रूप हैं, मगर जब इनकी ये COOH वाली संरचना रहेगी तो वो संरचना बदल जाएगी इसमें और इसमें। ठीक है, एक बार तो इसी टाइप से बनेगी ये COO सिंगल बोन OH, तो दूसरे की इसी टाइप से आ जानी चाहिए थी, हाँ O के साथ में H, मगर इस टाइप से नहीं आएगी, सेम सेम रहेगी दोनों में। दूसरे में भी ऐसे आएगी COO सिंगल बोन OH, एक बॉन्ड नीचे को इस टाइप से। फिर इसके बाद में हमसे क्वेश्चन अगला पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, विस्मांस विखंडन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब समझेंगे विस्मांस विखंडन होता क्या है। विखंडन क्या होता है, जो हमारे पास में बंध होते हैं, बंध कौन से, सहसंयोजी बंध। जब हम बात करेंगे सहसंयोजी बंध की, तो जो सहसंयोजी बंध होते हैं जब ये टूटते हैं तो इनके टूटने का तरीका दो प्रकार से होता है। जैसे कि हमने यहाँ एक लिया H और H, मगर हम यह बात करेंगे केवल विस्मांस की। जब हम विस्मांस विखंडन की बात करेंगे तो ये वाले एग्जाम्पल नहीं लेंगे जिनकी विद्युत ऋणात्मकता समान है, वे एग्जाम्पल लेंगे जिनकी विद्युत ऋणात्मकता कैसी है, भिन्न भिन्न। तो हम ये लेंगे एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। तो ये जो सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, जो सहसंयोजी बंध बना हुआ है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन Cl का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, C का। तो ये बंध इस प्रकार से टूटता है कि जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे स्थानांतरित हो जाते हैं, Cl पे। तो यहाँ CH3 पे आ जाता है प्लस और Cl पे आ जाता है माइनस, और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन भी किसके पास चले जाते हैं, Cl के। ठीक है, तो अगर सहसंयोजी बंध इस प्रकार से टूटता है कि जो साझा का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो दोनों परमाणुओं पर स्थानांतरित न होकर किसी एक ही परमाणु पर स्थानांतरित हो जाता है, तो इसे हम बोल देते हैं क्या, विस्मांस विखंडन या हेटेरोलिटिक विदलन। ठीक है, हमने इसके ये एग्जाम्पल ले रखे हैं यहाँ बार बार। ठीक है, जो उनसे हमने ये HCl दिखाया है H प्लस और Cl माइनस करके, या जो अगला एग्जाम्पल हमने ये लिया हुआ है इसका, ये टी ब्यूटिल क्लोराइड का, इसमें भी सेम यही काम करा है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा किस पे स्थानांतरित हो जाएगा, Cl पे। तो Cl पे माइनस भी आ जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन भी चले जाएंगे, और CH3 पे क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये OH से शीघ्रता से अभिक्रिया कर लेगा। अब विस्मांगी विदलन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इस विदलन के फलस्वरूप धनायन और ऋणायन दो प्रकार के ही आयन होते हैं, एक धनायन और दूसरे ऋणायन। ये हमने यहाँ से देख भी लिया, एक धनायन है दूसरा ऋणायन है, ये हमें यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। फिर दूसरे हमने पढ़ा था इसमें कि विस्मांगी विदलन केवल सहसंयोजी बंध में होता है, ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इस विदलन के फलस्वरूप सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण केवल एक परमाणु या समूह पर होता है। ये भी हमने भी समझा है कि केवल एक पर होगा, दोनों पर समान रूप से वितरित नहीं होंगे। फिर लास्ट में हमने पढ़ा है इसमें पॉइंट नंबर 5 कि यह विदलन जल आक्रमणकारी अभिकर्मों की उपस्थिति में होता है। इसके लिए हमें अलग की आवश्यकता पड़ती है, किसी अतिरिक्त अभिकर्मक की। फिर क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, क्या होता है जब उबलती हुई टॉलुइन में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। जब हम इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो क्लोरीन क्या काम करेगा, बार बार CH3 से रिएक्शन करेगा और क्या करना शुरू कर देगा, HCl। फिर रिएक्शन करेगा CH2 से, फिर एक HCl निकाल देगा। बार बार यहाँ H की तो कमी होगी
और Cl में कैसी होगी, वृद्धि, और बाद में सबसे बाद में हमें क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ, बेंजो ट्राई क्लोराइड, और तीनों के तीनों H निकल जाएंगे और क्या प्राप्त हो जाएंगे, तीनों के तीनों Cl उसके साथ में जुड़ जाएंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है हमसे क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा हुआ है, समझिए कि एथिल अल्कोहल का क्वथनांक डाई एथिल ईथर से अधिक होता है, जबकि अल्कोहल का अणुभार होता है 46 और डाई एथिल ईथर का होता है 74। अब मैं आपको समझाता हूँ। जब हम अल्कोहल को देखेंगे तो अल्कोहल में पाए जाते हैं हाइड्रोजन बंध, ठीक है, जबकि जो ईथर होता है इनमें कोई भी ऐसे हाइड्रोजन बंध नहीं पाए जाते हैं। ईथर का प्रत्येक अणु अलग अलग व्यवस्थित होता है, जबकि जो अल्कोहल के अणु होते हैं वे एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। हाइड्रोजन बंध से जुड़ने के कारण इनके जो बंध होते हैं वे कैसे हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, और इन बंध को तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब ऐसे बंध को तोड़ते हैं तो तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और फलस्वरूप एथिल अल्कोहल का क्वथनांक अधिक हो जाएगा, किससे, डाई एथिल ईथर से। फिर इसके बाद में हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा हुआ है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि कार्ब धनायनों में स्थायित्व का क्रम निम्न प्रकार होता है। सबसे अधिक स्थायी होगा तृतीयक, उसके बाद में स्थायी होगा द्वितीयक, और सबसे बाद में स्थायी होगा प्राथमिक। चलिए मैं अब आपको 1 मिनट समझा देता हूँ। जब हम बात करेंगे इसमें तृतीयक की, तो तृतीयक हमने कुछ इस टाइप से लिया हुआ है, इसमें C और C से R जुड़े हुए हैं, ठीक है। मैं यहाँ R की जगह एक वैल्यू रख देता हूँ, CH3 सिंगल बोन CH3 सिंगल बोन CH3, और C पे क्या आया हुआ है, प्लस आया हुआ है, ठीक है। तो अब आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझिए। जिस आयन पर या जिस समूह पर जितना ज़्यादा आवेश उपस्थित होगा वो उतना ही ज़्यादा क्रियाशील होगा। यह जो मैथिल समूह है धनात्मक आवेश उत्पन्न करता है, ठीक है। जब मैथिल समूह धनात्मक आवेश उत्पन्न करता है, ठीक है, मैंने यहाँ लगा दिया डेल्टा प्लस, तो Cl पे इसके कारण क्या उत्पन्न होगा, डेल्टा माइनस। फिर दूसरा मैथिल समूह भी धनात्मक आवेश उत्पन्न करेगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, इसके कारण भी डेल्टा माइनस, और तीसरा CH3 भी क्या काम करेगा, डेल्टा प्लस चार्ज उत्पन्न करेगा, तो C पे क्या आ जाएगा, डेल्टा माइनस। इस पे प्लस चार्ज आया था इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण, और इन्होंने तीनों के तीनों ने इसे क्या दे दिया, नेगेटिव चार्ज। जब ये नेगेटिव चार्ज देंगे तो इसका जो धनात्मक आवेश है उसकी मात्रा कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अगर इस पर आवेश की मात्रा कम हो जाएगी तो इसका स्थायित्व बढ़ जाएगा, ठीक है। ये क्रम चलता रहता है। जो दूसरे वाला होता है उसमें R या CH3 कितने होते हैं, केवल 2 CH3, और एक क्या होता है H। इसमें 2 हो गए तो थोड़ा सा कम ऋणात्मक चार्ज जाएगा, तो और कम स्थायी होगा, ये अधिक स्थायी था। और लास्ट की बात करेंगे तो उसमें केवल एक ही CH3 समूह रहेगा, ठीक है। ये और भी कम स्थायी होगा। और जो सबसे लास्ट की बात करेंगे मैथिल समूह की, तो इसमें कोई भी अतिरिक्त CH3 समूह उपस्थित नहीं है, इसमें कोई भी धनात्मक प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा, तो ये सबसे कम होगा। और ये जो हमने समझाया है ये हमने किसके आधार पर समझाया है, यहाँ धनात्मक के आधार पर ही समझाया। देखिए कार्बोनियम आयन के स्थायित्व को धनावेश के आधार पर समझाया जा सकता है। वह परमाणु में समूह जो धनावेश को फैलाकर पूर्ण अणु पर वितरित कर सकता है, वही कार्बोनियम आयन के स्थायित्व को बढ़ा देता है। अब मैथिल समूह की प्रगति जो होती है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है। ये निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर धनावेश को घटा देता है, और मैथिल समूह धनावेश को कार्बोनियम आयन के चारों ओर फैला देता है। धनावेश चारों ओर जितना फैल सकता है कार्बोनियम आयन उतना ही अधिक स्थायी होगा। आता है मैथिल समूह की संख्या बढ़ने पर कार्बोनियम आयन का स्थायित्व बढ़ जाता है, ठीक है, और वह उतना ही स्थायी हो जाएगा। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमसे पूछा हुआ था 9 कि नाइट्रीन्स पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, नाइट्रीन्स वाला ही हमारी फर्स्ट यूनिट से ही है। अब जो नाइट्रीन्स का सामान्य सूत्र होता है, इसमें नाइट्रोजन उपस्थित होती है, और नाइट्रोजन सीधी सीधी जुड़ी हुई होती है किससे, एल्किल समूह से। तो हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया है। इसका फॉर्मूला होता है RN। नाइट्रीन में एक नाइट्रोजन एल्किल समूह से जुड़ा होता है। इस नाइट्रोजन परमाणु के पास 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, परंतु इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। एक ही तो बॉन्ड बनाया है, 5 सारे थे, एक दिया एक लिया, तो 2 2 4 और 2 6, कुल 6 ही इलेक्ट्रॉन रह गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी। यह एक प्रबल इलेक्ट्रोफाइल होता है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तथा अत्यधिक क्रियाशील होता है। नाइट्रीन्स भी कार्बिन की तरह सिंगलेट तथा ट्रिपलेट अवस्था में पाए जाते हैं। इनमें भी पी का एक कक्षक खाली होता है और एक बार एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में होता है। जैसे कि एग्जाम्पल फर्स्ट था, अगर हम मैथिल एजाइड को लाइट की उपस्थिति में छोड़ देंगे तो नाइट्रोजन पृथक हो जाएगी और क्या प्राप्त हो जाएगी हमें, मैथिल नाइट्रीन। या हम फेनिल एजाइड लें इसमें, तो फेनिल एजाइड को भी अगर हम लाइट की उपस्थिति में छोड़ देंगे तो हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा क्या, फेनिल नाइट्रीन और नाइट्रोजन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल थर्ड में हमने ले रखा है, इसमें एसिटिल एजाइड
सेम कंडीशन होगी, सेम रिएक्शन चल रही है, नाइट्रोजन निकल जाएगी और एसिटिल नाइट्रीन हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए अगली रिएक्शन में हमने इसमें क्या लिया हुआ है, एथिलीन, और एथिलीन की विक्रिया किससे करा रखी है, इमीन से। एथिलीन की विक्रिया इमीन से कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, एथिलीन इमीन। मगर यहाँ जो हमारे पास में नाइट्रोजन है उसके पास में कितना एकांकी इलेक्ट्रॉन रह गया है, केवल एक। ये हम क्रियाएं पढ़ रहे हैं, निर्माण की विधि हमारी ऊपर ही फिनिश हो गई है। और जो इसकी दूसरी अभिक्रिया है उसे हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास में इसकी अभिक्रिया हमने किससे करा दी, इमीन से, 2 ब्यूटीन की, तो 2 ब्यूटीन इमीन, ठीक है। इसका उपयोग किया जाता है कहाँ, सांश्लेषिक क्रियाओं में मध्यवर्ती के रूप में। अब इसका लास्ट का क्वेश्चन समझेंगे। लास्ट का क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, समझाइए कि क्यों एसिटिक अम्ल प्रोपेनोइक अम्ल से प्रबल होता है। चलिए ये भी बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है जो भी हम थोड़ी देर पहले समझ रहे थे। पहले एसिटिक अम्ल बना लेंगे, फिर प्रोपेनोइक अम्ल बना लेंगे, ठीक है, इसी टाइप से बना लेंगे। तो जब हम प्रोपेनोइक अम्ल बनाएंगे तो इसका फॉर्मूला कुछ इस टाइप से होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। तो इसमें उत्पन्न होता है प्रेरणिक प्रभाव। अब जो प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न होता है वो काहे से उत्पन्न होता है, ठीक है। यहाँ देखिए इस पे कैसा चार्ज होगा, यहाँ ये कैसा चार्ज दिखाएगा, ये प्लस का चार्ज दिखाएगा। जब ये प्लस का चार्ज दिखाएगा तो यहाँ जो हमारे पास में ये वाला कार्बन है, इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, इसके कारण प्लस के, तो इसके कारण कैसा आएगा, नेगेटिव, ठीक है। जब इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये वाला कैसा चार्ज दिखाएगा, ये दिखाएगा पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव चार्ज दिखाएगा तो इसके पास में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज दिखाते हो साथी, पॉजिटिव चार्ज दिखाते हो साथी, इसके पास में आ जाएगी इलेक्ट्रॉनों की कमी। जब इसे पॉजिटिव चार्ज दिखाएगा तो ये वाला ये जो परमाणु है ये इसे आराम से त्यागेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसके पास में धनात्मक हिस्से इसका इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अगर इसके पास में ऋणात्मक होता, चलिए देखिए एक मिनट दोबारा देखिए, मुझे लगता है कुछ मिस्टेक है इसमें। किसी अम्ल की प्रबलता इस कारण पर निर्भर करती है कि वह कितनी आसानी से विलीन में प्रोटॉन दे सकता है। प्रोपेनोइक अम्ल में उपस्थित एथिल समूह एसिटिक अम्ल में उपस्थित मेथिल समूह से +I प्रभाव प्रदर्शित करता है। प्रोपेनोइक अम्ल में अधिक धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न होने के कारण ऑक्सीजन परमाणु का ऋणात्मक गुण बढ़ जाता है, जिस कारण ऑक्सीजन प्रोटॉन को दृढ़ता से बांध लेता है। जबकि एसिटिक अम्ल में कम धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव पाया जाता है, जिस कारण ऑक्सीजन पर ऋणात्मक आवेश का मान घट जाता है और यह आसानी से प्रोटॉन को त्याग देता है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है ये, तो यहाँ इस पर आएगा तो प्लस ही, मगर प्लस थोड़ा सा कैसा रहेगा, कम। तो इस पर कैसा चार्ज रहेगा, यहाँ ऋणात्मक ही रहेगा। और इस पर जब ऋणात्मक चार्ज रहेगा तो ये क्या काम करेगा, किसी ऐसे को अपने साथ रखेगा जिसे ये अपना चार्ज दे सकता है, जैसे कि हमने यहाँ इसमें समझा भी रखा है। तो यहाँ क्या है हमारे पास में, C2H5 है, तो C2H5 कैसा प्रभाव उत्पन्न करेगा, धनात्मक +I प्रभाव उत्पन्न करेगा। तो जब +I प्रभाव उत्पन्न करेगा तो थोड़ा सा इस पर क्या आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, और इस पर थोड़ा बहुत ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये दोनों एक साथ में जुड़े हुए रहेंगे। जैसे हमने लिखा हुआ भी है कि प्रोपेनोइक अम्ल में अधिक धनात्मक प्रेरणिक के कारण ऑक्सीजन परमाणु का ऋणात्मक गुण बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका ऋणात्मक गुण बढ़ेगा तो इसे और भी क्षमता के साथ में बांध लेगा, और जिस कारण ये कैसा हो जाएगा, कम प्रबल, और ये कैसा हो जाएगा, अधिक प्रबल। क्यों, क्योंकि किसी भी अम्ल की जो क्षमता निर्भर करती है वो निर्भर करती है उसके प्रोटॉन को त्यागने पर। जो जितनी शीघ्रता से प्रोटॉन त्याग देगा वो उतना ही प्रबल होगा, जो जितनी शीघ्रता से प्रोटॉन नहीं त्यागेगा, ठीक है, देर से त्यागेगा, वो उतना ही दुर्बल होगा, ठीक है। अगली वीडियो में कल हम पढ़ेंगे इसमें सेट 2014 के शॉर्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।